है 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दोस्तों, आप इसमें पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में गांव कैसे थे और शहर कैसे थे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है गांव में कौन रहते थे। गांव में कौन रहते थे? तो गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के दोस्तों? 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का या बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। वे अदल ला वेल्लला कहा जाता था। तो वेल्लला क्या थे? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था, जो हल चलाने का कार्य करते थे। अर्थात हलवाहों को उणवार कहते थे। क्या कहते थे? उणवार। भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन जो थे वे कौन होते थे? मजदूर, दास और कैटसियार और अधिमाई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो बात थी अभी तक दक्षिणी हिस्से की। अब हम बात करेंगे उत्तरी हिस्से की। तो उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। तो दोस्तों, ग्राम भोजक का जो ये पद था आनुवंशिकता था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन होता था? जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी। जमीन पर काम कौन करते थे? दास और मजदूर। कौन काम करते थे? दास और मजदूर। अच्छा, राजा कर वसूलने का काम किन्हें देते थे? दास और मजदूरों को देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो गृहपति किसे कहा जाता था? जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, छोटे किसान भी होते थे। स्त्री पुरुष ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी। इनमें दास इत्यादि आते थे। दूसरे की जमीन पर काम करके ही ये अपनी आजीविका या जीवन को चलाते थे। अच्छा, गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार होते थे। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन तमिल रचनाएं। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन तमिल रचनाएं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगम साहित्य। ये लगभग 2300 साल पहली हैं, क्योंकि मदुरई, जिसे जो तमिलनाडु में पड़ता है, इस स्थान पर बहुत सारे कवियों का सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? कवियों का सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में जो साहित्य संग्रह हुआ उसी को ही संगम साहित्य कह दिया है। ये है प्राचीन नगरों में पानी की व्यवस्था। तो यहाँ वलय कूप पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? वलय कूप। वलय का मतलब होता है घेरा, इस तरह का घेरा। और कूप का मतलब होता है दोस्तों कुआं। क्या मतलब होता है? कुआं, ट्वेल। ठीक है दोस्तों। तो ये ट्वेल या कुएं गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान इत्यादि के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में भी होते थे। ठीक है दोस्तों, आप ये वलयकूप देखिएगा। ये है वलयकूप, ये बनी हुई है वलय। वलय का मतलब घेरा। तो दोस्तों, ये कहाँ मिला है? दिल्ली में। कहाँ मिला है दोस्तों? ये दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्राचीन सिक्के। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन सिक्के। ठीक है दोस्तों। तो चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत करके ये बनाए जाते थे। और इन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के। क्या कहते थे दोस्तों? आहत सिक्के। तो दोस्तों, ये आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? चांदी के और सोने के। किस चीज़ के? चांदी के और सोने के। आहत का मतलब होता है छेदना पीटना। ठीक है दोस्तों, चित्र देखिएगा। इन दोनों चित्रों में किस तरह से धातुओं को छेद कर सिक्के बनाए गए हैं। सिक्के मतलब कॉइन्स। ठीक है दोस्तों। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र होते थे। तो नगर अनेक गतिविधियों के क्या होते थे? केंद्र होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह है यातायात यानी कि ट्रैवलिंग
और व्यापार यानी कि मर्चेंटाइज का मुख्य केंद्र होता था। कौन कौन दोस्तों? मथुरा। ठीक है दोस्तों, इसका एक रास्ता उत्तर पश्चिम से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था। यह है नॉर्थ और यह वेस्ट, यानी कि पश्चिम से ऐसे जाता था पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि ऐसे। ठीक है, और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। हम पढ़ रहे हैं मथुरा शहर, प्राचीन मथुरा शहर। तो इस शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। और यहाँ पर अनेक मंदिर भी पाए जाते थे, यहाँ अनेक मंदिर भी पाए जाते थे। और दोस्तों, आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था और मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी था। कौन? मथुरा। ठीक है दोस्तों, मथुरा में बौद्ध और जैन मंदिर भी पाए गए हैं और यह कृष्ण भक्ति का मुख्य केंद्र था। कौन दोस्तों? मथुरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मथुरा में, कहाँ? मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। कहाँ मिले अभिलेख? मथुरा में। ठीक है, ये स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का वर्णन करते हैं। कौन? अभिलेख। राजा रानी, कौन कौन? राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इसमें दान किया करते थे, इसमें दान किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं शिल्प और शिल्पकार। क्या? शिल्प और शिल्पकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस समय के आर्टिस्ट। तो ये क्या करते थे? मिट्टी के पतले पतले और सुंदर बर्तन बनाते थे। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र या बर्तन कहते थे। क्योंकि ये महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते थे। ठीक है दोस्तों, और ये हमेशा काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी। क्या होती थी? खास चमक होती थी। और ये शिल्पकार कपड़े बनाने का कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? कपड़े बनाने का कार्य करते थे। मुख्यतः वाराणसी और दक्षिण में मुदेरई, यानी उत्तर में कौन? वाराणसी। उत्तर में कौन? वाराणसी। और दक्षिण में कौन? मदुरई, इसके मुख्य केंद्र थे। दोस्तों, इनमें स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे। कौन कौन? स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे। और ये व्यापारी या ये शिल्पकार अपने संघ बनाते थे। क्या बनाते थे? संघ बनाते थे और इन संघ को कहते थे श्रेणी। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे श्रेणियों के बारे में। किस बारे में? श्रेणियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं श्रेणियाँ? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रेणियाँ क्या करती थी ये भी हम जानेंगे, कैसे बनती थी ये भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनेक व्यापारी शिल्पकार अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें हम कहते थे श्रेणी। क्या कहते थे? श्रेणी। ये श्रेणियाँ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का कार्य करती थी और कच्चा माल उपलब्ध कराती थी, और जब माल तैयार हो जाता था तो उनका वितरण कैसे हो, ये काम सब श्रेणियों का होता था। और व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंक के रूप में भी कार्य करती थी और जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था बैंकों में। कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और शेष हिस्सा मठ यानी कि मंदिरों जैसी धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे सूक्ष्म निरीक्षण अराकी मेडू। दोस्तों, अरिका मेडू पुदुचेरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुदुचेरी को कहा जाता है। तो अराकी मेडू पुदुचेरी को कहा जाता है। अरिका मेडू एक पत्तन था। पत्तन को कहते हैं दोस्तों बंदरगाह। क्या कहा जाता है? बंदरगाह। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, शायद ये गोदाम हो सकता है। गोदाम का प्रयोग माल रखने के लिए किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं? एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब
या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते होंगे और इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। अच्छा, यहाँ कहाँ पुदुचेरी में एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी पाए गए हैं और इनका नाम इटली के एक शहर पर पड़ा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एरेटाइन पात्र। क्या कहा जाता है? एरेटाइन पात्र। ठीक है दोस्तों, मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था।